जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड जी इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? ऑल वेल सर। मैंने तो काफ़ी देर पहले लिंक दे दिया था, मुझे पता नहीं उसमें टेक्निकल फॉल्ट कुछ हो रहा था, आप नहीं जुड़ पा रहे थे। अब दोबारा नया लिंक जनरेट करके दिया है। जी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? अध्याय 23 या 23 हो चुका था भाई? बोलो भाई। नहीं सर, 23 ही पढ़ रहे थे, उसकी धारा 291A पढ़ रहे थे। अच्छा अच्छा, 23 की धारा 291A पढ़ रहे थे, जिसमें शिनाख्त परेड की बात हो रही थी, मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट की बात हो रही थी। ठीक है। जी सर। 292 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 291A आप लोग समझ गए थे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 292 93 और भाई 292 और 93 को हम स्किप कर रहे हैं, इसे आप सेल्फ देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। 294 देखते हैं। ठीक है। 294 क्या है? नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक ना होना। अब वो कौन कौन से दस्तावेज हैं? 294 बता रहा है, कह रहा है वेयर एनी डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड बिफोर एनी कोर्ट बाय द प्रोसिक्यूशन और द अक्यूज्ड, द particulars of every such document shall be included in a list, and the prosecution or the accused, as the case may be, or the pleader for the prosecution or the accused, if any, shall be called upon to admit or deny the genuineness of each such document। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जहां अभियोजन या अभियुक्त द्वारा किसी न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज फाइल की गई है, वहाँ ऐसी प्रत्येक दस्तावेज की विशिष्टियाँ एक सूची में सम्मिलित की जाएंगी, और यथास्थिति अभियोजन या अभियुक्त अथवा अभियोजन या अभियुक्त के प्लीडर से यदि कोई हो, ऐसी प्रत्येक दस्तावेज का असली होना स्वीकार या इनकार करने की अपेक्षा की जाएगी। ठीक है। 294 का एक कह रहा है, और सेकंड कह रहा द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट शैल बी इन सच फॉर्म एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और ये कह रहा है कि दस्तावेजों की सूची ऐसे प्रारूप में होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए। और नंबर 3 कह रहा है कि वेयर द जेन्युइननेस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इज नॉट डिस्प्यूटेड, सच डॉक्यूमेंट मे बी रेड इन एविडेंस इन एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड विदाउट प्रूफ ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन टू whom इट purports टू बी साइंड। तो उपधारा 3 कह रही है कि जहाँ किसी दस्तावेज का असली होना विवादग्रस्त नहीं है, वहाँ ऐसी दस्तावेज उस व्यक्ति के जिसके द्वारा उसका हस्ताक्षरित होना तात्पर्य है, हस्ताक्षर के सबूत के बिना इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई में साक्ष्य में पढ़ी जा सकेंगी। तो 294 कह रहा है कि जब दस्तावेजों की जेन्युइननेस पर कोई विवाद नहीं है, तब उसके लिए औपचारिक सबूत को उसको साबित कराना आवश्यक नहीं होगा। 294 कह रहा है। क्यों मुगल आजम, ऐसा अक्सर होता है। जी सर, जैसा मान लो कई बार डॉक्टर्स नहीं आते, एमएलसी को आईओ की स्टेटमेंट में एग्जिबिट करा देते हैं। जी जी, नहीं वो आयु की वहाँ तो एग्जिबिट हो गया, वो ये तो एग्जिबिट ना होने की अवस्था में है। एग्जिबिट कब होंगे वो? मान लीजिए कई मामलों में ऐसा होता है ना कि जैसे सारे विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं, तो फिर जो फॉर्मल एविडेंस हैं उनको हम क्या, उनकी जेन्युइननेस एडमिट कर लेते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? कई बार गिव अप भी कर देते हैं। हाँ, तो वो जेन्युइननेस एडमिट करने के कारण फिर उनके लिए जो फॉर्मल एविडेंस आनी थी, वो फॉर्मल एविडेंस को जो है एग्जेम्प्टेड मान लिया जाता है, उनकी कोई आवश्यकता बचती नहीं है फिर। क्योंकि वो किस लिए बुलाए जाएंगे? मान लीजिए कोई मेडिकल है, तो मेडिकल को डॉक्टर किस लिए बुलाया जाएगा कि उस मेडिकल को साबित करे, मेडिकल पे बताए कि मेरे हस्ताक्षर हैं, मैंने रिपोर्ट तैयार की थी, उस पर एग्जिबिट डलवाए आके। लेकिन जहाँ कई मामलों में ऐसा होता है कि जो फैक्ट के गवाह हैं और वो फैक्ट के गवाह हैं हॉस्टाइल हो जाते हैं, तो तब हम मामले को त्वरित रूप से निपटाने के लिए जो फॉर्मल एविडेंसेस हैं उनको गिव अप कर देते हैं, और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं,
मान लीजिए FIR है, चार्जशीट है ना, और आपके नक्शा नजरी है और आपके मेडिकल्स हैं, तो उनको हम उनकी जेन्युइननेस एडमिट कर लेते हैं। तो ये 294 ऐसी बात बता रहा है। एनु कुछ समझ आया? जी सर। देखिए, ये किसी भी तरफ से हो सकता है। अगर अभियोजन का साक्ष्य है तो उसको एक्यूज एडमिट कर ले, और एक्यूज का कोई साक्ष्य है फॉर्मल तो वहाँ प्रोसिक्यूशन उसको एडमिट कर ले। तो ऐसी अवस्था में फॉर्मल एविडेंसेस की आवश्यकता नहीं बचती है। जो फॉर्मल विटनेसेस हैं उनको कोर्ट में पेश किए जाने से एग्जेम्प्टेड फिर कर दिया जाता है, क्योंकि जो काम वो आके करते वो काम उसके विपक्षी पार्टी ने कर दिया। गुलशेर, कुछ समझ आ रहा है गुलशेर? सर केवल ट्रायल में देख रहे हैं ना। हाँ, क्या कह रहे हो गुलशेर? जी सर जी, सुन पा रहा मैं थोड़ा सर, अभी तो सुन ही रहा। अच्छा, हाँ जी, मुगल आजम कुछ कह रहे थे। सर मैं ये कह रहा था, जैसे सपोज करो किसी हार्ट केस में और विक्टिम सॉरी इंजर्ड या कंप्लेनेंट या आई विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये स्टेटमेंट देता है कि देयर इज नो चांस टू फर्दर इंप्रूवमेंट इन दिस केस। और जो भी स्टेटमेंट है मुद्दई इंजर्ड या आई विटनेस की बयान को मद्देनजर रखते हुए इन गवाहों को गिव अप करते हैं और प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज करते हैं। ये वही बस वो यहाँ क्या करते हैं नॉर्मली प्रैक्टिस में कि वो गिव अप नहीं करते प्रोसिक्यूशन वाले। वो एक्यूज से ये अपेक्षा करते हैं कि आप इसे एडमिट कर लीजिए, तो एडमिट कर लोगे तो हम फिर इसके जो फॉर्मल विटनेस हैं उनको बुलाया जाना अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ, वो तो जहाँ एडमिट हो गया वहाँ तो सर जरूरत रहेगी नहीं, क्योंकि वो प्रूव्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। ठीक है सर। तो सामान्यतः उसमें एडमिशन कर लिया जाता है कुछ कागजों का, क्योंकि फिर वो कहावत है ना कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। तो जब मुद्दई ने आके अपने साथ हुई किसी घटना को इनकार कर दिया है, वही अपने साथ किसी भी अपराध के विषय में जो उसे अभियोजन का साथ देना था, वो अभियोजन का साथ ही नहीं दिया उसने, वो क्या हो गया है? क्या बोलते हैं ऐसे विटनेस को? हॉस्टाइल सर। हॉस्टाइल विटनेस कहाँ पढ़ा है आपने? हॉस्टाइल विटनेस कहाँ बताया गया है, किस एक्ट में बताया गया है? सर एविडेंस एक्ट का जैसा मुझे याद है, हॉस्टाइल मेरे हिसाब से 154 ऑफ एविडेंस एक्ट। हाँ, एक्चुअली ये शब्द वहाँ नहीं है, मैं इसीलिए कुरेद रहा था इस सवाल को। वहाँ पक्षद्रोही साक्षी है ना। 150 हाँ 154 जो है ना, वहाँ जो शब्दावली है, जब हम पढ़ेंगे एविडेंस एक्ट तो उसमें पक्षद्रोही साक्षी शब्द यूज हुआ है। हॉस्टाइल शब्द तो वहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में 154 में ही हॉस्टाइल विटनेस का जिक्र हम बताते हैं। गुड आंसर। थैंक यू सर। जी, तो अब ये कह रहा है, इसका प्रोविजो भी है, ये कह रहा है प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन रिक्वायर सच सिग्नेचर टू बी प्रूव्ड। परंतु न्यायालय स्वविवेकानुसार यह अपेक्षा कर सकता है कि ऐसे हस्ताक्षर साबित किए जाएं, भले ही उनके ऊपर कोई विवाद ना हो। तो न्यायालय यहाँ प्रोविजो में न्यायालय के राइट है कि वो ऐसे हस्ताक्षर को प्रूव कराने की अपेक्षा कर सकता है। 295, 296, 295 कह रहा है एफिडेविट इन प्रूफ ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथ पत्र 295 में बात करता है। कह रहा व्हेन एनी एप्लीकेशन इज मेड टू एनी कोर्ट इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड एंड allegations are made therein respecting any public servant, the applicant may give evidence of the facts alleged in the application by affidavit, and the court may, if it thinks fit, order that evidence relating to such facts be so given। ये कह रहा है कि लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथ पत्र पर साक्ष्य दिया जा सकता है 295 के अनुसार। ये कह रहा है जब किसी
न्यायालय में इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के दौरान कोई आवेदन किया जाता है और उसमें किसी लोक सेवक के बारे में अभिकथन किए जाते हैं, तब आवेदक आवेदन में अभिकथित तथ्यों का शपथ पत्र द्वारा साक्ष्य दे सकता है और न्यायालय ठीक समझे तो वह आदेश दे सकता है कि ऐसे तथ्यों से संबंधित साक्ष्य इस प्रकार दिया जाए। सामान्यतः जो फौजदारी में साक्ष्य लेने का हम ये जो चैप्टर पढ़ा जा रहा है, इस पूरे चैप्टर में यही बताया जा रहा है कि साक्ष्य कैसे लिया जाएगा। तो सामान्यतः मोस्टली क्या है कि हम गवाह को बुला के उसका गवाह का बयान रिकॉर्ड कराया जाता है, लेकिन ये धारा 295 और 296 ये एक तरह से एक्सेप्शनल केस है कि फौजदारी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि क्रिमिनल मैटर्स में भी शपथ पत्र साक्ष्य लेने का प्रावधान 295 और 296 में बताया गया है। 295 में बात हो रही है एफिडेविट इन प्रूफ ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, किसी लोक सेवक के आचरण के विषय में यदि कोई साक्ष्य दिया जा रहा है तो 295 में कोर्ट जो है उसको शपथ पत्र पर भी स्वीकार कर सकते हैं। क्यों? इज दैट क्लियर? सर वो ऐसा होता है, जैसे हम देखते हैं कई बार केसेस के अंदर कि जैसे एमएम आते हैं, एफिडेविट लेकर आते हैं, जैसे कोई भी केस प्रॉपर्टी उनके पास डिपॉजिट होती है मालखाना बोरा के पास में, तो उनसे सिर्फ एक एफिडेविट लिया जाता है ओनली कि दिनांक इतना इतने को ये जमा कराई गई और इतने से इतने मेरी तहवील में रही जिसके साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की, तो वो एफिडेविट में ही देते हैं। बिल्कुल, तो ये वही एफिडेविट है। जी जी जी। और 296 कह रहा है एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर ऑन एफिडेविट। ठीक है, ये कह रहा था एविडेंस ऑफ एनी पर्सन हुज एविडेंस इज ऑफ ए फॉर्मल कैरेक्टर मे बी गिवन बाय एफिडेविट एंड मे सब्जेक्ट टू ऑल जस्ट एक्सेप्शंस बी रेड इन एविडेंस इन एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड। ये कह रहा किसी भी व्यक्ति का ऐसा साक्ष्य जो औपचारिक है, ठीक है, शपथ पत्र द्वारा दिया जा सकता है और सब न्याय संगत अपराधों के अधीन रहते हुए, सॉरी अपवादों होगा, ये अपराधों नहीं होगा, ये हिंदी में यहाँ अपराध पढ़ा जा रहा है। आपके बैरक्ट में क्या है? सब न्याय संगत अपवादों होगा ना, हिंदी वर्जन। हाँ, मेरे वाले में अपराधों लिखा हुआ है। कई बार ये बैरक्ट वाले भी बड़ी गड़बड़ कर देते हैं जी। अपवादों के अधीन रहते हुए इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई में साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है। और उपधारा 2 कह रही है 296 की, द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट एंड शेल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन और द अक्यूज्ड समन एंड एग्जामिन एनी सच पर्सन एज टू द फैक्ट्स कंटेंट इन दिस एफिडेविट। और ये कह रहा है कि यदि न्यायालय ठीक समझे तो वह किसी व्यक्ति को समन कर सकता है और उसके शपथ पत्र में अंतर्विष्ट तथ्यों के बारे में उसकी परीक्षा कर सकता है, किंतु अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ऐसा करेगा। यदि अभियुक्त या एक्यूज के द्वारा कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई है तब तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो करे चाहे तो ना करे। लेकिन यदि किसी भी पक्षकार के द्वारा एप्लीकेशन मूव कर दी गई कि ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा, उसकी क्रॉस एग्जामिन करनी है, उसके संबंध में मान लीजिए अभियोजन ने कोई साक्षी कोई एफिडेविट प्रस्तुत किया और एफिडेविट प्रस्तुत करने पर एक्यूज के द्वारा उस पर कोई क्रॉस एग्जामिन के लिए डिमांड नहीं की, तब तो न्यायालय का डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो बुलाए चाहे तो ना बुलाए। लेकिन यदि एक्यूज की तरफ से एक आवेदन आ गया कि मैं इस फॉर्मल साक्षी से जो है वो इसकी परीक्षा करना चाहता हूँ, तो फिर कोर्ट जो है वो ड्यूटी बाउंड है उसको बुलाने के लिए। क्लियर है नो? यस सर। देखिए, ऐसा बहुत कम धाराएं पढ़ने को मिलती है कि जिनमें मे और शेल का दोनों का साइमल्टेनियसली प्रयोग किया गया हो। तो यहाँ ये धारा एक ऐसी है जिसमें मे भी आया है और शेल भी आया है। मे किस कंडीशन में आया है गुलशेर, और शेल किस कंडीशन में आया है? गुलशेर बैरक्ट तो ले लिया होगा बेटा, नहीं लिया अभी? सर मैं अभी तो नहीं लिया सर, एक्चुअली मैं बाहर आ रखा अभी। अच्छा अच्छा, चलिए, हरिद्वार साइड हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप तो किसी कुछ काम से आया हुआ तो 2 दिन सर मैं क्लास में भी
उपस्थित हो नहीं पाया, तो मैं अभी जब सहारनपुर आऊंगा ना अभी 1-2 दिन में तब ले लूँगा सर। भाई बेरक्ट ले लो। मैं आप लोगों को सबको यही समझाता हूँ कि बिना बेरक्ट के आप कुछ समझ नहीं पाएंगे खास। कल्पना बताएं कि यहाँ मे और शैल का शब्द, मे और शैल का प्रयोग एक ही धारा में किया गया है, तो किसकी क्या क्या अवस्थाएं मैंने बताई हैं उसके बारे में कि मे क्यों है और शैल क्यों है। सर सेल का अर्थ अध्यापक होता है जिसमें कोर्ट ड्यूटी बाउंड होता है, और मे का वर्ड आदेशात्मक होता है जिसमें कोर्ट बाध्यकारी नहीं होता। अरे ये बेसिक फंडा नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये तो आपने 1000 बार बता चुके, मैं 1000 बार सुन चुका। मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में मे भी आया है, शैल भी आया है, तो मे किस अवस्था के लिए है और शैल किस अवस्था के लिए है। पहले सवाल को समझा करो। जी सर। ये क्लास में आपका ध्यान नहीं था। मैंने 2 मिनट 2 सेकंड पहले जो बात बताई उसी को पूछ रहा हूँ, बस इतना सा गुनाह कर रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ कुछ। जी मुगल आजम आप बता दीजिए। मुगल आजम मेरी आवाज़ आ रही है? सर मान ली जो एविडेंस दिया गया है बाय वे ऑफ एफिडेविट, अगर उस पर किसी भी पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उस सिचुएशन में मे अगर है। बोथ ऑफ देम अगर कोई भी एप्लीकेशन मूव करता है या ऑरल रिक्वेस्ट करता है कोर्ट से, तो उस पे कोर्ट बाउंड है, इसलिए बिल्कुल वहां से पड़ी है। बिल्कुल 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 यही बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से गुलशेर इसने क्या नाम मुगल आजम ने बताया कि भाई एफिडेविट पे मान लीजिए प्रोसिक्यूशन ने कोई फॉर्मल साक्षी का एफिडेविट दाखिल कर दिया, और उस एफिडेविट दाखिल करने पर एक्यूज की तो आपत्ति करेगा ना, आगे भी मुझे इससे जिरे करनी है। तो यदि एक्यूज की अगर आ गई आपत्ति तो कोर्ट है ड्यूटी बाउंड, और अगर आपत्ति ना ही आ रही है तो फिर कोर्ट की इच्छा है कि वो क्रॉस एग्जामिन के लिए उस व्यक्ति को बुलवाए और चाहे तो ना बुलवाए। ठीक है। 297 कह रहा है ऑथोरिटीज़ बिफोर हुम एफिडेविट्स में बी सॉर्न। वो कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जिनके समक्ष जो है शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा, ये 297 बता रहा है। हम लोग देखते हैं कोर्ट के अंदर पब्लिक नोटरी, ओथ कमिश्नर, मजिस्ट्रेट, जज, तो ये लोग हैं। और ये 297 में बताया गया है, ये कह रहा है एफिडेविट्स टू बी यूज्ड बिफोर एनी कोर्ट अंडर दिस कोड मे बी स्वॉर्न और एफर्म्ड बिफोर एनी जज और एनी जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। शपथ पत्र जो है वो किसी जज के समक्ष है ना, और किसी जुडिशियल या किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ आप ले सकते हैं। दूसरा है एनी कमिश्नर ऑफ ओथ्स अपॉइंटेड बाय अ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। उच्च न्यायालय के द्वारा या सत्र न्यायालय के द्वारा नियुक्त किए गए ओथ कमिश्नर्स के समक्ष भी आप जो है वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं। शपथ एफिडेविट्स को हम तस्दीक कराते हैं ना ओथ कमिश्नर से या नोटरी से, तो वो ये 297 की ही व्यवस्था है। और सी कह रहा है एनी नोटरी अपॉइंटेड अंडर द नोटरीज एक्ट 1953 ऑफ 1952। तो तीसरा है कि किसी नोटरी के समक्ष जो अपॉइंट किया गया है नोटरी एक्ट के द्वारा, नोटरी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को एज ए नोटरी नियुक्त किया है तो उसके समक्ष शपथ ग्रहण की जा सकती है। उपधारा 2 कह रही है एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड to and shall state separately such facts as the deponent is able to prove from his own knowledge and such facts as he has reasonable ground to believe to be true, and in the latter case the deponent shall clearly state the grounds of such belief। ये कह रहा है कि शपथ पत्र ऐसे तथ्यों तक जिन्हें अभिसाक्षी स्वयं अपनी जानकारी से साबित करने के लिए समर्थ है
और ऐसे तथ्यों तक जिनके सत्य होने का विश्वास करने के लिए उसके पास उचित आधार है सीमित होंगे और उनका कथन अलग अलग होगा तथा विश्वास के आधारों की दशा में अभिसाक्षी ऐसे विश्वास के आधारों का भी स्पष्ट कथन करेगा अपने एफिडेविट में। और उपधारा 3 कह रही है 297 की, द कोर्ट मे ऑर्डर एनी स्कैंडल्स एंड रिलेवेंट मैटर इन द एफिडेविट टू बी स्ट्रक आउट और अमेंडेड। और ये कह रहा है न्यायालय शपथ पत्र के में किसी कलंकात्मक और विसंगत बात के काटे जाने या संशोधित किए जाने का आदेश दे सकेगा। क्या समझे? यदि किसी शपथ पत्र में कोई कलंकात्मक या कोई इररिलेवेंट मैटर लिख दिया है किसी ने, तो उसको स्ट्रक डाउन का आदेश अंडर सेक्शन 297 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कोर्ट को जो है ये पावर है कि वो वैसे तथ्यों को वहाँ से हटाने के आदेश दे दे। क्या समझे भैया? जी क्लियर है भाई? हाँ, बिल्कुल क्लियर है सर। जैसे एफिडेविट किसी ने टेंडर किया और उसमें कुछ बातें रेलेवेंट हैं या कलंकात्मक हैं जो मतलब कोर्ट को उचित नहीं लगता कि ये बातें उचित नहीं है, तो उनको काटने का आदेश दे सकते हैं, भाई इसको डिलीट करके लाओ। बिल्कुल। जैसे अगर ये तो हुई एफिडेविट की बात। अगर जो अभिसाक्षी अपना बयान कर रहा है, अगर वहाँ बयान करते समय भी इस तरह की बात कोई करता है, तो वैसी अवस्था में कोर्ट जो है उसको रिकॉर्ड से बाहर करने का आदेश दे सकता है कि भाई आप इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल यहाँ ना करें। ठीक है। अब 298 कह रहा है प्रीवियस कन्विक्शन और एक्विटल हाउ प्रूव्ड, पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाए, ये 298 बात कर रहा है। पूर्व दोष सिद्धि जो है आईपीसी में हमने कहाँ पढ़ी थी कल्पना? सर धारा 75। धारा 75 में बताया गया था कि कुछ अध्याय हैं आईपीसी के, अध्याय 11 और अध्याय 17, आई थिंक यही है या कोई और है भाई? जी 12 और 17, सॉरी 12 और 17। तो उन अध्यायों के अपराध का कोई दोष सिद्ध व्यक्ति यदि दोबारा उन्हीं अध्यायों का फिर अपराध करता है, तो सब्सिक्वेंट जो उसका अपराध होगा उसमें पूर्व दोष सिद्धि यदि साबित कर दी जाती है, तब उसका जो सज़ा का मापमान है वो इनहेंस हो जाता है, उसमें वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है। और ये तो 2 अध्याय तो हम पढ़ के चलते हैं वहाँ। एक मामला और है जिसमें पूर्व दोष सिद्धि की वजह से सब्सिक्वेंट दोष सिद्धि में सज़ा बढ़ जाती है। वो कहाँ है, कौन बताएगा? मुगल आजम, कहीं चल रहा है दिमाग इस बात में कि कहाँ ऐसा कोई प्रावधान है? 236 में पढ़ा था शायद। नहीं, 236 यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आईपीसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आईपीसी का जो सेक्शन नंबर 75 है वो पूर्व दोष सिद्धि के आधार पर जो है 237 में तो हमने वो पढ़ा था कि पूर्व दोष सिद्धि को आपको साबित करना है। वो कैसे साबित किया जाएगा ये 298 में बता रहा है। और हमने जो 75 कह रहा है वो स्ट्रिक्टली 12 और 17 2 अध्याय बता रहा है। इन 2 अध्यायों के अलावा भी एक मामला ऐसा है कि उसमें यदि पूर्व दोष सिद्धि साबित कर दी जाती है तो अगली जो दोष सिद्धि है उसमें एनहांस्ड सज़ा मिलती है, और वो अध्याय 12 और 17 से अलग धारा है। और मैं आपको बताऊं कि वो पिछले कुछ दिनों के अंदर ही उसको अमेंड किया गया था, तो मैं हिंट भी आपको दे दिया है जी। कौन? 211 में पढ़ा था सर। 211 में 211 में क्या पढ़ा था हमने? वो 211 में वही पढ़ा था सर जिसमें जो चार्ज के कंटेंट्स बताए गए थे। और चार्ज के कंटेंट्स में वो कुछ सेक्शन आपने बताया था, कुछ सेक्शन थे उसमें अगर वो प्रूव हो जाता है तो जैसे वो जो ऑलरेडी कन्विक्टेड है
उसका चार्ज में अगर मान ले कहीं छूट गया है देखिए, तो बिफोर पूर्व दोषसिद्धि का जिक्र तो तब आएगा जब हम सब्सिक्वेंट केस में हम जो है वहाँ कन्विक्टेड होने जा रहे हों, सज़ा के प्रश्न पे हमें सुना जा रहा हो, तब प्रोसिक्यूशन के पास ये राइट आएगा कि सर इसके ऊपर तो पहले से भी एक मामला है और वहाँ 2 अध्याय स्पेसिफिक बताए हैं, अध्याय 12 और अध्याय 17। उनके अलावा मैं पूछ रहा हूँ कि आईपीसी में एक धारा में और अमेंडमेंट हुआ है। चलिए मैं बता देता हूँ, आप लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ तक। ये जो गैंग रेप होता है, यदि गैंग रेप में कोई व्यक्ति दोष सिद्ध कर दिया जाए और सब्सिक्वेंटली वो फिर गैंग रेप कर दे, जब दोबारा उसकी दोष सिद्धि होगी तो दोबारा दोष सिद्धि में उसको फांसी की सज़ा के अलावा और कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। जी सर अब इस पे एक चीज याद आती है मुझे, वो है कि अगर मान लो किसी को लाइफ हो रखी हो 396 मर्डर विद डकैती, अगर किसी को ऑलरेडी फांसी की सजा हो, फांसी की या उम्र कैद की सजा हो रखी है और वो उसके बाद में कोई मर्डर कर देता है, तो सर वहाँ ऐसा है सेक्शन नहीं, वो तो आप चले गए वहाँ 303 में। सेक्शन 303 तो सस्पेंडेड अवस्था में है जी। सेक्शन 330 ये कहता है कि यदि कोई आजीवन कारावास से की सज़ा काट रहा व्यक्ति वहाँ हत्या कर दे तो सब्सिक्वेंटली उसको फांसी की सजा ही मिलेगी। जी। ये वाली धारा तो मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य से सस्पेंडेड चल रही है। 303 सर, हाँ 303 अस्तित्व में नहीं है आज की डेट में, वो आईपीसी में लिखी हुई ज़रूर है, जैसे 397 है लिखा हुआ है आज भी, लेकिन सस्पेंडेड है। तो 303 की अवस्था वो है मुग़ल आज़म। लेकिन जो आपका 376D है गैंग रेप, तो वहाँ अमेंडमेंट किया गया था कि अगर सब्सिक्वेंटली भी कोई व्यक्ति गैंग रेप कर देता है तो वहाँ फांसी की सज़ा होगी। और ये बिल्कुल एक ऐसा मामला मुंबई के अंदर हुआ था कि गैंग रेप के जो वो आरोपी थे, पहले से सज़ा उनको हो रखी थी एक मामले में, उन्होंने सब्सिक्वेंटली एक कहीं कुछ वीरान से स्थान में कोई लड़का लड़की घूम रहे होंगे तो उस लड़की के साथ उन्होंने फिर गैंग रेप कर दिया दोबारा, जिसके विषय में एक बार जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के श्री मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने एक बार मंच से कह दिया था कि भाई बच्चों से गलती हो जाती है, उन्हें फांसी देने की क्या आवश्यकता है। एक बहुत बड़ा ये हाईलाइटेड हुआ था मामला। सर क्या केस का टाइटल क्या था सर? ये कौन से वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं गैंग रेप का? इसका टाइटल मुझे याद नहीं है, बस इसके फैक्ट मुझे याद आ रहे हैं कुछ। ये मुंबई का, महाराष्ट्र का मामला है, ठीक है ना। और टाइटल तो मैंने आपको 303 के विषय में बताया, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य से 303 सस्पेंडेड है, ठीक है। ये हाई कोर्ट से सस्पेंड है सर या सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट का लॉ है ये। बहुत ध्यान रखिएगा, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य बहुत बार पूछा गया है, एपीओ में पूछा गया है। एक बार तो मैं एपीओ का एग्ज़ाम देने जा रहा था, लखनऊ में एग्ज़ाम था, और इत्तेफाक से मैं बाहर बैठा हुआ मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य पढ़ रहा था। अंदर जाते ही सवाल मिला, 1 नंबर हारा हो गया एकदम फिट। तो ये बाई चांस ऐसा हो जाता है। तो 298 के विषय में बात करते हैं। ये कह रहा है, इन एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड a previous conviction or acquittal may be proved in addition to any other mode provided by any law for the time being in force, a by an extract certified under the hand of the officer having the custody of the records of the court in which such conviction or acquittal was held, to be a copy of the sentence or order। ये कह रहा है कि ऐसे, ये कह रहा है पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति को इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई में किसी अन्य ऐसे ढंग के अतिरिक्त जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा उपबंधित है, कोई ढंग यदि स्पेशल बताया गया है तो वो ढंग यूज होगा, अदरवाइज जो यहाँ 298 में बताया जा रहा है वो यूज होगा।
ये कह रहा है कि ऐसे उद्धरण द्वारा जिसका उस न्यायालय के जिसमें ऐसी दोष सिद्धि या दोष मुक्ति हुई अभिलेखों को अभिरक्षा में रखने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित उस दंडादेश या आदेश की प्रतिलिपि होना है, अथवा इन केस ऑफ कन्विक्शन ईदर बाय अ सर्टिफाइड साइंड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल in which the punishment or any part thereof was undergone, or by production of the warrant of commitment under which the punishment was suffered, together with in each of such cases evidence as to identity of the accused person with the person so convicted or acquitted। तो ये कह रहा है कि किस प्रकार पूर्व दोष सिद्धि या उसकी दोष मुक्ति को साबित किया जाएगा। ए पार्ट में तो बता दिया कि या तो उस न्यायालय के आदेश की या कन्विक्शन ऑर्डर की जो है सर्टिफाइड कॉपी दाखिल कर दीजिए ला के आप। सर्टिफाइड कॉपी के अलावा दूसरा दोष सिद्धि की दशा में बी कह रहा है कि दोष सिद्धि की दशा में या तो ऐसे प्रमाण पत्र द्वारा जो जेल के भारसाधक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है जिसमें दंड का उसका कोई भाग भोगा गया था, सुपुर्दगी के वारंट को पेश करके जिसके अधीन दंड भोगा गया था, और उन दशाओं में से प्रत्येक में इस बात के साक्ष्य के साथ कि अभियुक्त व्यक्ति वही व्यक्ति है जो ऐसे दोषित या दोषमुक्त किया गया साबित किया जा सकेगा। तो उसकी आइडेंटिटी भी साबित करनी पड़ेगी कि ये वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने पहले दोष सिद्धि झेली है या दोष मुक्ति हुई है, तो उस अवस्था में भी बताया जाएगा। आइडेंटिटी कैसे बताएंगे? आइडेंटिटी कैसे बताई जाती है? सर मेरे हिसाब से अगर कोई कन्विक्टेड है तो जेल के अंदर उनका नंबर और फिजिकल डिस्क्रिप्शन जिसको हुलिया बोलते हैं, बिल्कुल पूरा हुलिया, उनके हाथों के निशान, है ना, इस टाइप का सब रिकॉर्ड रखा जाता है ना। दो फिंगरप्रिंट भी ले जाते हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, हाथों के निशान में सब आ गया, फिंगरप्रिंट वगैरह। ठीक है, तो ये 298 बता रहा है कि पूर्व दोष सिद्धि या पूर्व दोष मुक्ति को आप ऐसे साबित करेंगे। जी एडवोकेट मोहित देसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित देसवाल जी, स्वागत आपका क्लास में। जी मोहित जी, आपको मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। कहाँ से हो देसवाल जी? सर हस्तनापुर से। मेरठ, हस्तनापुर जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो वकालत कहाँ करते हो? मेरठ में? जी सर। चलिए, मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। हम लोग सीआरपीसी पढ़ रहे हैं मोहित देसवाल जी, और सीआरपीसी में हम सेक्शन 298 तक इसे देख चुके हैं, और 299 एक प्रावधान बताता है वो हम देख रहे हैं। 299 कह रहा है रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड। सामान्य नियम ये है कि जब कोई रिकॉर्ड किया जाएगा एविडेंस तो वो अभियुक्त की मौजूदगी में किया जाएगा, लेकिन 299 उसका एक अपवाद बता रहा है। देखते हैं 299 में कौन सी दशाएं हैं जिनमें अभियुक्त की गैर मौजूदगी में भी साक्ष्य लिखा जा सकता है उसके खिलाफ। ये कह रहा है कि इफ़ it is proved that an accused person has absconded and that there is no immediate prospect of arresting him, the court competent to try or commit for trial such person for the offence complained of may, in his absence, examine the witnesses, if any, produced on behalf of the prosecution and record their depositions, and any such deposition may, on the arrest of such person, be given in evidence against him on the inquiry into or trial for the offence with which he is charged, if the deponent is dead or incapable of giving evidence or cannot be found, or his presence cannot be procured without an amount of delay, expense or inconvenience which under the circumstances of the case would be unreasonable। तो 299 की उपधारा 1 ये कहती है कि यदि ये साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है, ठीक है, और उसके तुरंत गिरफ्तार किए जाने की कोई संभावना नहीं है, तो उस अपराध के लिए जिसका परिवाद किया गया है
उस व्यक्ति का विचारण करने के लिए या विचारण के लिए सुपुर्द करने के लिए सक्षम न्यायालय अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों की यदि कोई हो तो उनकी अनुपस्थिति में परीक्षा कर सकता है। किसकी अनुपस्थिति में? जो एक्यूज पर्सन है, जो फरार हो गया है, जिसके गिरफ्तारी करने की संभावना नगण्य मात्र है, नील है, अभी नहीं लगता कि उसको तत्कालिक कोई गिरफ्तारी जो उसकी हो सकती है, तो वैसी अवस्था में क्या हो जाएगा? उसकी अनुपस्थिति में साक्ष्य ले लिया जाएगा और उनका अभिसाक्ष्य अभिलिखित कर सकता है। और ऐसा कोई अभिसाक्ष्य उस व्यक्ति के गिरफ्तार होने पर उस अपराध की जांच या विचारण में जिसका उस पर आरोप है उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सकता है। यदि अभिसाक्षी मर गया है, साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है या मिल नहीं सकता है, या उसकी हाजिरी इतने विलंब या व्यय असुविधा के बिना जितनी की मामले की परिस्थितियों में अनुचित होगी नहीं कराई जा सकती। तो जो उसके खिलाफ बयान लिखा गया था तो वो उस बयान को उसकी गिरफ्तारी के बाद भी उसको पत्रावली पे लेके उसके विरुद्ध पढ़ा जाएगा। ये 299 का उपधारा 1 बता रहा है। क्लियर हुआ कुछ? एनु सर बताओ। सर इसमें मेरी क्वेरी है कि मान लो कोई व्यक्ति एब्सकॉन्ड हो गया। एब्सकॉन्ड होने के 2 तरीके हैं। पहला, मान लो किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर हुई, पुलिस ने बार बार नोटिस दिया, नोटिस देने के बाद में वो गिरफ्तार नहीं हो पाया और उसको पीओ करके मफरूर घोषित करके चार्जशीट दाखिल कर दी। इन दिस पोजीशन में ये एप्लीकेबल है? हाँ बिल्कुल, 299 यही कह रहा है कि एब्सकॉन्ड हो गया है वो, है ना? या फिर जैसे चार्जशीट दाखिल हुई, हाँ, जिनको अरेस्ट किया और प्रोक्लेम्ड बाय कोर्ट, हाँ, वो अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया, कोर्ट ने कर दिया उसको, हाँ, या उस दशा में ये है? ये दोनों ही अवस्थाओं में है मुगल आजम। दोनों ही अवस्थाओं में। हाँ, यहाँ देखो स्पेसिफिकली कुछ नहीं बताया, एब्सकॉन्डेड बताया है। और एब्सकॉन्ड दोनों अवस्थाओं में एब्सकॉन्डेड है। वो जो आपने 2 अवस्थाएं बताई बहुत अच्छे से, तो वो दोनों ही अवस्था में एब्सकॉन्डेड है। चाहे वो चार्जशीट फाइल होने के पहले फरार हो गया हो, उसकी मफरूरी में चार्जशीट आई हो, या फिर वो न्यायालय के समक्ष हाजिर होके एब्सकॉन्ड हो गया हो। भाई एक अवस्था ये भी तो है ना कि आपने कोर्ट के सामने आए, आपने बेल कराई, बेल करा के फिर आपका मन नहीं करा कोर्ट के समक्ष आने का कि भाई नहीं, यहाँ तो मन नहीं लग रहा, यहाँ आने का कोई फ़ायदा ना है, वो वहाँ से भाग गया। किसी भी अवस्था में एब्सकॉन्ड हो सकता है। तो यहाँ केवल शब्द एब्सकॉन्डेड आया है, तो उस एब्सकॉन्डेड के लिए यहाँ कोई वर्गीकरण नहीं बताया है कि वो चार्जशीट के पहले से एब्सकॉन्डेड है या आफ्टर चार्जशीट एब्सकॉन्डेड है। क्यों मोहित जी, मोहित देसवाल जी? जी, अब अगला उपधारा 2 बोलता है इसका, ये कह रहा है कि इफ इट अपीयर्स दैट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हैज़ बीन कमिटेड बाय सम पर्सन और persons unknown, the High Court or the Session Judge may direct that any magistrate of the first class shall hold an inquiry and examine any witnesses who can give evidence concerning the offence, and any deposition so taken may be given in evidence against any person who is subsequently accused of the offence if the deponent is dead or incapable of giving evidence और बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया। तो इसकी उपधारा 2 कहती है कि यदि यह प्रतीत होता है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी अज्ञात व्यक्ति या किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है। कई बार अज्ञात में मुकदमे कायम हो जाते हैं ना, ठीक है? तो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश निर्देश दे सकता है कि कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच करे और किन्हीं साक्ष्यों की जो अपराध के बारे में साक्ष्य दे सकते हों परीक्षा करे, और ऐसे लिया गया कोई अभिसाक्ष्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर अपराध का तत्पश्चात अभियोग लगाया जाता है साक्ष्य में दिया जा सकता है, यदि अभिसाक्षी मर जाता है या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो जाता है या भारत की सीमाओं से परे चला जाता है। तो इन अवस्थाओं में वो जो पहले उसका अभिसाक्ष्य रिकॉर्ड किया गया था, तो उस अभिसाक्ष्य को यहाँ पढ़ लिया जाएगा यदि ये अवस्थाएं हैं। तो यदि ये अवस्था नहीं है, उसको बुलाया जा सकता है इजीली, तो उसको उनकी उपस्थिति में दोबारा साक्ष्य लिया जा सकता है। ठीक है?
तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ आज अध्याय 23 का हमने समापन कर दिया है सीआरपीसी का, और अगली क्लास में हम अध्याय 24 शुरू करेंगे। और कल जो है भारत पाकिस्तान का मैच है और वो शाम के समय ही रहेगा, तो आप लोग भी कल मैच का आनंद लें और मैं भी मैच का आनंद लूँगा। कल की क्लास रहेगी सस्पेंड, और संडे में यदि अवसर मिला तो हम कल वाली क्लास संडे में कर लेंगे, नहीं तो हम मिलेंगे मंडे में। इज़ दैट क्लियर? जी सर। चलिए, ओके सर। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।